हाँ जी साथियों, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपनी। पिछले वीडियो में अपन ने पार्टनरशिप के बारे में यानी साझेदारी अधिनियम 1932 के बारे में डीपली रूप से पढ़ा था। आज इसका लास्ट जो व्यवसाय के प्रकार है या प्रारूप है उसका लास्ट चैप्टर है यानी कंपनी। पहला पढ़ा था एकल स्वामित्व और पढ़ा था पार्टनरशिप, और लास्ट में पढ़ेंगे इसके स्वरूप के बारे में, कंपनी के बारे में, यानी कंपनी क्या होती है, कंपनी की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कंपनी के प्रकार क्या होते हैं, संचालक मंडल क्या होता है, ओपीसी कंपनी क्या होती है, इन सब चीज़ों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों कि पहले के समय पर सर्वप्रथम एकल स्वामित्व का जन्म हुआ था, यानी जो व्यक्ति छोटा व्यापार करता था उसके लिए एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहता था। उसके पश्चात जो जो आवश्यकताएं बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि हुई, वस्तुओं की मात्राओं में अधिक डिमांड बढ़ी, तो फिर साझेदारी का जन्म हुआ। आखिरकार साझेदारी से भी ये काम नहीं चल सका तो उसके पश्चात कंपनी का जन्म हुआ। अब भारत में जो कंपनी अधिनियम है, वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। और इससे पहले वाला अधिनियम था स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम 1956 था, यानी कंपनी अधिनियम 1956 इससे पूर्ववर्ती अधिनियम था। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आज से किसी ऐसी कंपनी से हैं जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समावेशन हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य है कंपनी उसे कहा जाता है जिसका समावेशन यानी इनकॉर्पोरेशन, यानी समावेशन आपने बताएंगे क्या होता है, जिसका समावेशन या तो कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से हुआ हो या उससे पहले पूर्ववर्ती कौन सा भी अधिनियम लागू हो उसके अंतर्गत हुआ हो, वो कंपनी कहलाती है। तो 2013 से पहले कंपनी अधिनियम अपना 1956 था, तो उसके अधीन भी अगर कंपनी का समावेशन हुआ है तो उसे कंपनी कहा जाता है। इस समावेशन का मतलब होता है कंपनी का निर्माण करना, यानी कंपनी की संरचना कैसे बनानी है, किस तरीके से संचालक होंगे, आदि चीज़ों को समावेशन में शामिल किया जाता है। अगला है कानून की दृष्टि से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। देखिए, कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी ना तो बोल सकती है, ना कंपनी को छू सकते हैं, ना इसकी कोई अंतरात्मा होती है, और ना ही ये कोई एक रूप से सजीव प्राणी होता है, यानी एक तरह से कृत्रिम व्यक्ति होता है। यह अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। साथ ही याद रखें कि एग्जाम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि कंपनी का जो वैधानिक अस्तित्व होता है वो पृथक होता है या नहीं होता है। तो साथियों ध्यान रखें कि कंपनी का अपने सदस्यों से जो वैधानिक अस्तित्व होता है वह पृथक होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी पूंजी अंतरण योग्य अंशों में व्यक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में डिवाइडेड होती है। वह अंशों की संख्या हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, और जो भी अंशधारी है जिसने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, जो अंशों के मालिक है, वो कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। अगला है कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। देखिए साथियों, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनका दायित्व सीमित होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि एकल व्यापार में एकल व्यक्ति करता है व्यापार, साझेदारी में साझेदार होते हैं। अगर उनमें किसी प्रकार का कोई लॉस हो तो उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। लेकिन कंपनियों में जो लायबिलिटी होती है मेंबर की वह सीमित होती है, क्योंकि वो अपनी चुकता पूंजी यानी जो उसकी पेड अप कैपिटल है वो उतनी ही राशि कंपनी को चुकाएगा। मान के चलो वो 50,000 रुपये का शेयर लेकर 50,000 रुपये के शेयर लेता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है। अब उसका फर्स्ट कॉल पर इतनी राशि देनी है, सेकंड में इतनी देनी है, अंतिम कॉल भी इतनी देनी है। तो जो बकाया राशि रहती है कॉल देने के पश्चात में, उन्हीं दायित्वों के लिए वो दायित्व निर्धारित होता है उनका। अगर उसने पूरी राशि चुका दी है तो उसका किसी प्रकार का दायित्व नहीं होगा, और जो राशि नहीं चुकाई है केवल नहीं चुकाएगी राशि तक ही उसका दायित्व सीमित होता है। इसलिए कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अब आगे बात करते हैं साथियों कंपनी की विशेषताएं, लक्षण। यानी कंपनी किसे कहा जाता है कि उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या लक्षण होना चाहिए ताकि उसे कंपनी कहा जा सके। देखिए, पहला तो बात करते हैं समावेशित संस्था। देखिए, कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय होती है जो कंपनी अधिनियम 2013 या उससे जो पूर्ववर्ती कौन सा भी अधिनियम लागू हुआ हो उसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, समावेशन करवाया जाता है। इसलिए
इसको एक समावेशित संस्था भी कहा जाता है। और कंपनी देखा जाए तो निगम, निकाय, बॉडी, कॉर्पोरेट भी कहा जाता है इसे। अगला बात करते हैं व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित। देखिए कंपनी का निर्माण या तो कम से कम दो व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है, यानी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के माध्यम से ही कंपनी का निर्माण या सम्मेलन किया जाता है। अगला अभिदाता। अभिदाता का मतलब सब्सक्राइबर यानी अंशधारी, यानी कंपनी में जो व्यक्ति पैसा लगाता है। कंपनी ऐसा तो नहीं कोई एक व्यक्ति, यानी वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रकार होता है, वो बात करेंगे अपन आगे। जो व्यक्ति कंपनी में पैसा लगाता है, अंशधारी होता है, वो सब्सक्राइबर होता है, अभिदाता होता है। सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 से पहले जो 1956 वाला अधिनियम था, उसमें ओपीसी यानी 1% कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। 1956 वाले अधिनियम में ओपीसी का प्रावधान लागू नहीं था, लेकिन 2013 वाला अधिनियम बनने के पश्चात में भारत में ओपीसी कंपनी का भी प्रावधान लागू कर दिया गया है। अब भारत में एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। देखिए ओपीसी 1% कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम व अधिकतम एक होगी। कितनी होगी? ओपीसी में तो हमेशा ध्यान रखें एक होगी सदस्य, क्योंकि एक व्यक्ति पैसा लगाता है, इसलिए वो एक ही सदस्य होगा, मैक्सिमम भी एक ही होगा। और निजी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कहा जाता है। निजी कंपनी में कम से कम 200 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 200 सदस्य हो सकते हैं, यानी मिनिमम तो दो सदस्य होंगे तथा मैक्सिमम 200 सदस्य हो सकते हैं निजी प्राइवेट कंपनी में। आगे बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी में। यानी जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें न्यूनतम तो 7 सदस्य होंगे, यानी न्यूनतम 7 मेंबर होंगे। और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? यानी जो शेयर होल्डर है, जितनी उन्होंने पूंजी लगा रखी है, जितने भी अंशधारी है, उन अंशधारियों की संख्या तक सदस्यों की संख्या हो सकती है, यानी अधिकतम पर कोई बाउंड नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, न्यूनतम सदस्य 7 होती है और मैक्सिमम अंशों की अधिकतम संख्या तक हो सकती है, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगला है विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। देखिए कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्ववर्ती किसी अधिनियम के माध्यम से किया जाता था। जो कंपनी के अधीन जो नियम है, उन नियमों के अंतर्गत कंपनी का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये विधान के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। कंपनी ना तो एक सजीव व्यक्ति होता है, और ना तो इसको ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व। देखिए कंपनी का एक तरीके से अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी सदस्यों की मृत्यु या छोड़ने पर कंपनी का विघटन नहीं होता है, यानी सदस्य आते रहते हैं और कंपनी चलती रहती है। विच्छिन्न उत्तराधिकार अस्थायी अस्तित्व है। देखिए कंपनी का अस्तित्व होता है वो स्थायी रूप से होता है, यानी अंशधारियों के यानी सदस्यों के आने जाने से कोई प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता है, यानी कंपनी हमेशा चलती रहती है। अगला बात करें सार्वभौम मुद्रा, यानी कॉमन सी सार्वभौम मुद्रा का मतलब ये होता है कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा सील होती है, जिसमें कंपनी का नाम उत्कीर्ण रहता है, जिसके माध्यम से कंपनी अपना संचालन का कार्य करती है। अगला सीमित दायित्व है। अपने ऊपर पढ़ा था कि जो अंशधारी होते हैं कंपनी में, जो पैसा लगाते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, उनका दायित्व अपने अंशों की बकाया राशि तक ही सीमित होता है, यानी अपने अंशों की जो बकाया राशि है वो ही इतना ही पैसा वो देगा, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और अंशों की बकाया राशि जमा कंप्लीट कराने के पश्चात उसका कोई दायित्व नहीं रहता है। अंश पूंजी। देखिए कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होती है। अब अंशों में विभाजित पूंजी रहती है। अब जो पूंजी का निर्गमन किया जाता है वो अंशों के माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है। पृथक संपत्ति। अब जो कंपनी के अंशधारी होते हैं और कंपनी की संपत्ति होती है वो एक तरीके से पृथक संपत्ति होती है। आगे बात करते हैं अनुबंध करने की क्षमता। देखिए कंपनी एक रूप देखा जाए तो एक तरीके से कृत्रिम व्यक्ति है, यानी मानव नहीं है, लेकिन इसमें भी अनुबंध करने की क्षमता कानून के द्वारा प्रदान की गई है, यानी कंपनी किसी अन्य व्यक्ति से अनुबंध कर सकती है, अन्य व्यक्ति कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं, अन्य सरकारें या अन्य देश भी कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं। आगे बात करते हैं साथियों बहुमत द्वारा अभिशासन। देखिए कंपनी का जो गवर्नेंस या कंपनी का संचालन किया जाता है, कंपनी को चलाया जाता है, वो एक तरीके से बहुमत द्वारा इस सिद्धांत के अनुसार चलाया
जाता है। यानी जो इसमें निर्णय किए जाते हैं वो तो साधारण बहुमत से लिए जाते हैं या विशेष बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए बहुमत से इसका अभिशासन या गवर्नेंस किया जाता है। निवास स्थान कंपनी का एक निवास स्थान होता है, रजिस्टर्ड कार्यालय होता है, जहाँ पर उसके पत्राचार के लिए संप्रेषण करने के लिए निवास स्थान अति आवश्यक होता है। राष्ट्रीयता, देखिए राष्ट्रीयता का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि कंपनी का जिस देश में समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस देश की उसे राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। हालांकि वो नागरिक नहीं है लेकिन वो उस देश की कंपनी मानी जाती है। जैसे मान के चलो भारत की कंपनी है, अगर वो व्यापार अमेरिका में कर रही है, एमएनसी है, लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन यानी उसका समामेलन भारत में हुआ है तो उसकी राष्ट्रीयता भारत की रहेगी, यानी भारतीय कंपनी रहेगी। अगला है नागरिक नहीं होने के कारण मूल अधिकार भी नहीं। देखिए जो मूल अधिकार होते हैं, जो भारत में मूल अधिकार दे रखे हैं 5 या 6, वो अधिकार कंपनी को नहीं मिलते हैं। हालांकि वो नागरिक नहीं होती है, नागरिक केवल मानव होते हैं, तो कंपनी एक तरह से कृत्रिम व्यक्ति होता है, इसलिए उसे नागरिक नहीं माना जाता, जिस कारण से उसे मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व है, देखिए अपने CSR में पढ़ा था कि प्रत्येक कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। वो अपने एक क्राइटेरिया होता है कि अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों का 2% सामाजिक कल्याण कार्यों पर खर्च करना होगा, जिसमें उसका क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि उसका टर्नओवर इतना रहना चाहिए, उसका लाभ 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए, आदि चीज़ें। अगला कंपनी का चरित्र, देखिए कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसमें उसका कोई दिमाग, आत्मा आदि उसमें नहीं होती है। केवल उसमें ना तो निष्ठा हो सकती है, ना ही मित्रता हो सकती है, ना ही शत्रुता हो सकती है। इसलिए कंपनी का जो चरित्र होता है वो कंपनी के व्यापार से निर्धारित होता है। ये तो होगी साथियों कंपनी की विशेषताएं यानी लक्षण। अब इम्पोर्टेंट रूप में बात करेंगे अपन आगे कि कंपनी को टाइप्स ऑफ कंपनीज या काइंड्स ऑफ कंपनीज, यानी कंपनी कितनी प्रकार की होती है, कंपनियां कितने प्रकार की होती है, क्या क्या प्रावधान उनमें रहता है, देखते हैं अपन। देखिए पहली कंपनी तो होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, यानी जिन कंपनियों को अंशों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी अंशों के द्वारा जो कंपनी का संचालित होता है, धारित अंशधारी होते हैं, यानी जो अंशधारी कंपनी में पैसा लगाते हैं उनकी अदद राशि तक उनका दायित्व सीमित रहता है। ऐसी कंपनियां अंशों के मूल्य की अदद राशि से अधिक राशि के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस ऐसी कंपनियों को अंशों द्वारा सीमित कंपनियां कहा जाता है। अब अगली है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। देखिए गारंटी द्वारा सीमित कंपनी होती है, उसमें एक तरीके से जो सदस्य होता है वो समापन की दशा में जो गारंटी देता है उसके लिए बाध्य होता है कि उसे वो जो गारंटी दी है वो गारंटी समापन के समय उसे चुकानी होगी। अब गारंटी उस सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व है, जैसे कंपनी के समापन की दशा में उस राशि तक सीमित होता है जिस राशि को चुकाने के लिए उन सदस्यों ने चुकाने या देने की गारंटी पहले प्रतिज्ञा की थी या प्रदान की थी, वो गारंटी उनको देनी होगी। ऐसी कंपनियों को गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। अगली बात करते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनियां, यानी जिन कंपनियों में किसी प्रकार का दायित्व सीमित नहीं होता है, अनलिमिटेड रहता है, ऐसी कंपनियों को असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहते हैं। अगली बात करते हैं सार्वजनिक या लोक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी साथियों उसे कहते हैं जो निजी कंपनी नहीं है तथा जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए पूंजी की कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। अब आगे बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो जिसकी कोई प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि को अपने अंतर नियमों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी होती है। जिसमें पहले तो बात करूँ, जो अपने अंशों, अगर कोई अंश है तो उनके अंतरण पर अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, यानी अपने अंशों के अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, और वो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रख सकती है, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, यानी 200 से अधिक सदस्यों का निर्माण या सदस्यों को शामिल नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। वो प्राइवेट होती है, सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाती है, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं एक व्यक्ति कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी। देखिए ओपीसी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से हुआ है, पहले नहीं था ऐसा प्रावधान। अब ओपीसी के अंतर्गत साथियों एक व्यक्ति ही कंपनी का मालिक होता है, एक व्यक्ति द्वारा व्यापार का संचालन किया जाता है। अब एक व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत
अपने इसकी परिभाषा थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पहले तो मोटा मोटा देख लेते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी का जो दायित्व होता है वो एक तरीके से असीमित रूप से होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा व्यापार या कंपनी का निर्माण किया जाता है, इसलिए समस्त दायित्व है उसके ऊपर होते हैं, इसलिए वो असीमित दायित्व होते हैं। आगे बात करते हैं सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो अन्य कंपनियों पर नियंत्रण रखती है। जैसे मान के चलो ABCDE 5 कंपनियां हैं और एक ई कंपनी लास्ट में है, ई कंपनी ABCD कंपनियों का नियंत्रण रखती है, तो उसे उस सूत्रधारी कंपनी या सहायक सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी कहा जाता है उसे। अगला बात करते हैं सहायक कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो सूत्रधारी कंपनी होती है उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है। सूत्रधारी कंपनी स्वयं अथवा अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से उस कंपनी के कुल मताधिकार के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है, उसे सहायक कंपनी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं साथियों, ये तो हो गया सहायक कंपनी की ना, नहीं सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई, अपने सहायक कंपनी के बारे में दोबारा बताता हूँ आपको कि सहायक कंपनी बहुत तो ऊपर वाली थी सूत्रधारी कंपनी की बात। अब सहायक कंपनी में क्या होता है कि जो कुल मताधिकार का कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती है तथा वह कंपनी किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत उस कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों पर 20% नियंत्रण करती है या 20% की भागीदारी रखती है, उसे सहायक कंपनी या समूहानुसंधानी कंपनी कहा जाता है। यानी सहायक कंपनी 20% भाग पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। और जो सूत्रधारी जो अब आगे बात करते हैं कंपनी की सहचारी या संबंध कंपनी 20% भाग पर कंट्रोल करती है। और सरकारी या राजकीय कंपनियां, देखिए सरकारी या राजकीय कंपनियां किसे कहते हैं साथियों कि सरकारी कंपनी वो होती है जिसका 51% अंश किसी भी या तो भारत सरकार के पास में या राज्य सरकार के पास में या दो से अधिक राज्य सरकारों के पास में हो या भारत सरकार या राज्य सरकारों के पास में हो, वो सरकारी या राजकीय कंपनियां कहलाती है। अगली बात करें धर्मार्थ या गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनियां, जो कंपनियां धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है वो धर्मार्थ कंपनियां कहलाती है। लघु कंपनियां, अब लघु कंपनियों में साथियों क्या होता है कि जो जिनकी अंश पूंजी हो ना जो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है लघु छोटी कंपनियों में, लेकिन उनको किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। और इनका जो टर्नओवर होता है, विक्रय होता है, वो 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें 100 करोड़ से अधिक तक किया जा सकता है। अगला बात करें निष्क्रिय प्रस्तुत कंपनी, ऐसी कंपनी जो अपने पिछले वित्तीय वर्षों में 2 वित्तीय वर्षों में किसी प्रकार का व्यवसाय संचालन की प्रक्रिया नहीं करती है या उसने किसी प्रकार का अकाउंटिंग सौदा नहीं किया है, कार्य नहीं किया गया है या सरकार को किसी प्रकार का वित्तीय स्टेटमेंट या वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, वो एक तरीके से निष्क्रिय सुसुप्त यानी अनएक्टिव कंपनी कहलाती है। अब विदेशी कंपनी का बात करते हैं। विदेशी कंपनी नाम से प्रतीत हो रहा है कि विदेशी कंपनी वो होती है जब मान के चलो जिस कंपनी, जैसे मान के चलो भारत में गूगल है या यूट्यूब कंपनी है या अमेजन है, व्हाटएवर जो भी है। अब जैसे व्यापार अपने अमेजन या अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर रहा है, लेकिन इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है, सम्मेलन हुआ है, वो एक तरीके से अमेरिका में हुआ था। यानी विदेशी देश में किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो और उसका रजिस्टर्ड कार्यालय विदेश में हो तो वह कंपनी विदेशी कंपनी कहलाती है, भले ही वह व्यापार अन्य देशों में करते हो। ऐसी कंपनी या निगम निकाय से हैं जिसका सम्मेलन भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है, किंतु वह भारत में किसी भी स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित कर उसका संचालन किसी भी रीति से करती है, वह विदेशी कंपनी कहलाती है। ये तो हो गया कोई कंपनी की परिभाषा है, यानी कंपनियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, आप अपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं मोटे मोटे रूप से अपनी एक चीज़ देख लेते हैं, 1% कंपनी के, एक व्यक्ति कंपनी के बारे में। देखिए साथियों, अपन पहले ही वीडियो में चर्चा की थी कि एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के पश्चात हुआ है, इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन इंडिया में नहीं था। अब एक व्यक्ति कंपनी की विशेषता क्या होती है कि इसमें जो एक व्यक्ति द्वारा संचालन किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है और इसमें अधिकतम अंश पूंजी 50 लाख रुपए तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है साथियों? 50 लाख रुपए तक की हो सकती है।
और एक तरीके से अगर अब इसकी बात करें इसके समामेलन की, तो एक व्यक्ति कंपनी का अपन इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, समामेलन करवाते हैं, केवल एक निजी कंपनी के रूप में ही करवाया जा सकता है, ना कि सरकारी कंपनी के रूप में। और इसका जो सदस्य होता है उसका अस्तित्व होता है, एक तरह से व्यापार से भिन्न माना जाता है, यानी इसका सदस्य का अस्तित्व पृथक अस्तित्व माना जाता है। ये एक तरह से निर्मित कर्तव्य व्यक्ति मानी जाती है, क्योंकि कंपनी एक तरह से कर्तव्य व्यक्ति होता है। और माना जाए कि जो ओपीसी होता है, 1% कंपनी का निर्माण किया जाता है, उसमें जो व्यक्ति होता है उसको एक फॉर्म फिलअप करना होता है, उस फॉर्म में उसे अपने उत्तराधिकारी या नॉमिनी का नाम लिखना होता है, ताकि कंपनी के मालिक का, जिसने कंपनी का निर्माण किया है, उसकी मृत्यु हो जाए, अपंगता हो जाए या अन्य कुछ कारण हो जाए, तो वो नॉमिनी व्यक्ति है वो ऑटोमेटिक ही उस कंपनी का उत्तराधिकारी हो जाता है, इसलिए कंपनी का समापन नहीं होता है। ये उसे मेंशन करना अनिवार्य होता है कि मेरा ये नॉमिनी है। ठीक है साथियों, इसमें भी अनुबंध करने की क्षमता होती है, जो 1% कंपनी होती है वो एक तरह से अनुबंध कर सकती है। ये तो हो गई अपनी एक व्यक्ति कंपनी के बारे में। अब इसके संचालकों की बात करेंगे, वो अपन आगे पढ़ लेंगे, इसमें संचालक कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं आगे। देखिए, तो संचालकों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं कि इनमें जो संचालक होते हैं, उसमें डायरेक्टर होते हैं, वो कैसे बनते हैं। देखिए, संचालक एक एकाकी व्यक्ति है जिसे संचालक मंडल में नियुक्त किया जाता है। जो संचालक होता है वो केवल एक व्यक्ति होता है जिसे संचालक मंडल में नियुक्त किया जाता है। एकाकी मतलब एक व्यक्ति संचालक कहलाता है। संचालक कंपनी का अधिकारी है यदि कंपनी का संचालक मंडल उसके निर्देशों के अनुरूप कार्य करने में व्यस्त हो। अब आगे बात करते हैं कि संचालक कितने होने चाहिए, कितने कितने संचालक हो सकते हैं। साथियों, ये ध्यान रखें कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होते हैं। क्या होता है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें 3 संचालक होने अति आवश्यक होते हैं। सार्वजनिक कंपनी में 3 संचालक होते हैं। निजी कंपनी में देखा जाए तो 2 संचालक होते हैं। कितने होते हैं? 2 संचालक होते हैं। और यदि 1% कंपनी की बात की जाए, कितनी 1% कंपनी की बात की जाए तो उसमें एक संचालक होता है। कितना होता है? एक संचालक। यानी ओपीसी में तो एक संचालक होता है, सार्वजनिक कंपनी में 3 संचालक हो सकते हैं, न्यूनतम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। और प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में 2 संचालक हो सकते हैं। अब इसमें और कंडीशन है कि प्रत्येक कंपनी में ओपीसी सहित यानी 1% कंपनी सहित अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं साथियों? यानी जो प्रत्येक प्रकार की कंपनी होती है, निजी कंपनी होती है जिसे प्राइवेट कहा जाता है, सार्वजनिक कंपनी होती है और ओपीसी कंपनी होती है, उसमें मैक्सिमम संचालकों की संख्या 15 हो सकती है। लेकिन विशेष संकल्प के आधार पर इनमें संचालकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, यानी ये 15 से भी अधिक किया जा सकता है। अंतर नियमों में अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं हो तो कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या विधाता कंपनी के प्रथम संचालक बनते हैं। देखिए, अगर अपनी ये बात करते हैं जब कंपनी का प्रवर्तन होता है, प्रमोटिंग का कार्य किया जाता है, उस समय जो व्यक्ति सीमा नियम तथा अंतर नियमों पर हस्ताक्षर करते हैं वही ही व्यक्ति सर्वप्रथम कंपनी के प्रथम संचालक माने जाते हैं। कंपनी के सभी संचालकों को सामूहिक रूप से संचालक मंडल के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी जो कंपनी संचालक होते हैं उसके सामूहिक रूप से ग्रुपिंग नेम के रूप में संचालक मंडल कहा जाता है। कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध एवं नियंत्रण का अंतिम दायित्व संचालक मंडल की होती है, यानी जो अंतिम दायित्व जवाबदेही होती है संचालक मंडल की मानी जाती है। केवल एकाकी व्यक्ति संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। किसी निगम, निकाय, संघ या फर्म को कंपनी का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी निगम, निकाय, संघ या फर्म को कंपनी का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को ही नियुक्त किया जा सकता है। ये तो होगी साथ में आपकी संचालक मंडल के बारे में बातें, इसमें कितनी संख्या होती है, क्या होती है। अब इसमें मोटा मोटा एक चीज़ और देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है साथियों, वो अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों में संचालक पद धारित कर सकेगा, यानी एक व्यक्ति अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों में संचालक का पद धारित कर सकता है। ठीक है, ये तो अपने हो गई बात इसकी संचालक की। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जो ये संचालक को नियुक्त करते हैं, मान के चलो 15 संचालक जो ओपीसी में कर दिए या प्राइवेट में कर दिए, सार्वजनिक कंपनी में नियुक्त कर दिए। अब उनमें से महिला संचालक कितने होंगे, वो स्वतंत्र संचालक कितने होंगे? देखिए साथियों, इनमें 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होंगे, यानी 1/3 संचालकों को स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब इनमें
बात करते हैं कि महिला संचालक के कम से कम एक महिला संचालक नियुक्त की जाएगी। अब इनमें जो संचालक हैं उनमें कम से कम 15 में से एक महिला को तो नियुक्त करना अनिवार्य होगा। अब इसमें कंडीशन है कि प्रत्येक जो लिस्टेड कंपनी है उनमें महिला संचालक की नियुक्ति की जाएगी। सार्वजनिक कंपनियां जिनका प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ या उनसे अधिक है उनमें महिला संचालक की नियुक्ति की जाएगी। और ऐसी सार्वजनिक कंपनियां जिसका आवर्त या विक्रय टर्न और 300 करोड़ रुपए या इससे अधिक है उनमें महिला संचालकों की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य होता है। यानी मैक्सिमम 15 संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन विशेष संकल्प द्वारा संचालकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है प्रत्येक कंपनियों में, और जिसमें 1/3 स्वतंत्र संचालक होंगे और जिनमें से एक महिला संचालक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। और वो महिला संचालक किस किस कंपनी में आएगी वो अपन ने बता दिया आपको ऊपर, उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है साथियों, तो आपका ये कंपनी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से कि कंपनी क्या होती है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है, और कंपनियों की लक्षण विशेषताएं क्या होती है, कंपनियों का टाइप्स या काइंड्स या टाइप्स कंपनियां कितने प्रकार की होती है, संचालक मंडल की नियुक्ति कैसे की जाती है, कितने संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं, मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, या इनको बढ़ाया जा सकता है नहीं बढ़ाया जा सकता है, महिला संचालकों की संख्या कितनी होगी, स्वतंत्र संचालक कितने नियुक्त होंगे, ओपीसी क्या होता है, ओपीसी की विशेषताएं क्या होती है, आदि चीज़ों को अपन विस्तार से पढ़ लिया है। तो आपका इसमें से एक क्वेश्चन मैक्सिमम मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। अपन व्यापार के स्वरूप कंप्लीट कर लिया है, अपन ने एकल व्यापार पढ़ लिया है, साझेदारी पढ़ ली है, कंपनी पढ़ ली है। अब अपन नेक्स्ट में आपका ये सेकंड लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर बचा है आपका विनिमय साधे विलय यानी प्रतिज्ञा पत्र 1881 वाला अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।